दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस समय की कुछ बड़ी हेडलाइन ये रही, पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट 5th जनरेशन फाइटर जेट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर चुके हैं। ब्राजील का एक पूरा डेलीगेशन भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर बातचीत करने के लिए आने वाला है। श्रीलंका पहुंची भारत की सबमरीन। चीनी जासूसी जहाज ने भारतीय इलाके की रेकी चेन्नई से मात्र 260 मील दूरी पर की है। इसने हमारे इलाके का मुआयना यहाँ पर किया है। इसके अलावा चीन से ही एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है जो कि बेहद चिंताजनक है, जिसके तहत चीन भारत में बाढ़ लाने की साजिश तैयार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके। पहली खबर हमारी ब्राजील और भारत के बीच होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर सामने आ रही है। दरअसल दुनिया में बढ़ते हुए भौगोलिक तनाव के चलते हर देश अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार बनकर उभरा है। ब्राजील की दिलचस्पी इस मिसाइल में एक बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि भारत अब एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है। ब्राजील का ये कदम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी BAPL को एक ग्लोबल प्लेयर बना सकता है। इस महीने के अंत में ब्राजील का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है। ये विजिट इस संभावित डील के लिए जमीन तैयार करेगा, जो भारत की स्थिति को एक प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरर के रूप में और मजबूत करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है। ये मिसाइल अपनी तेज गति और सटीकता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि ये किसी भी लक्ष्य को बेहद सटीकता से मार सकती है। अभी तक ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और क्यूबा जैसे देश भारत की इस मिसाइल को लेकर अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं, जिसमें ब्राजील के साथ ये डील होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि ब्राजील की सेना इस मिसाइल से काफी इम्प्रेस नजर आ रही है। भारत ने ऑलरेडी फिलीपींस को ये मिसाइल बेची है, जिसके बाद साउथ चाइना सी के अन्य देश भी इस मिसाइल में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और क्या भारत को ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के नेशनल न्यूज चैनल बोल न्यूज ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने चीन में J-31 स्टेल्थ फाइटर विमान पर ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ये खबर तब आई जब एयरफोर्स चीफ मार्शल 2 जनवरी को कहा था कि PAF के बेड़े में जल्द ही FC-31 विमान शामिल होंगे। FC-31 असल में J-31 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। पायलट्स की इस ट्रेनिंग से लगता है कि पाकिस्तान शायद और एडवांस वर्जन लेने की तैयारी कर रहा है। अगर पाकिस्तान J-31 को अपने बेड़े में शामिल करता है तो ये उनकी हवाई क्षमताओं को काफी बढ़ा देगा। ये विमान अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस एवियोनिक्स के लिए जाना जाता है और आधुनिक युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब दोस्तों J-31 की इस संभावित डील से हमारे इस रीजन में हथियार की होड़ और मचने वाली है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास ये 5th जनरेशन फाइटर जेट पहुंच जाता है तो भारत को अपनी वायुसेना को और भी ताकतवर बनाना होगा। ऐसे में हो सकता है कि MRFA डील के तहत भारत पहली बार अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को ही कंसीडर कर ले, जिसके तहत इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारत 2 स्क्वाड्रन तुरंत मांग ले और बाकी के फाइटर जेट भारत के अंदर तैयार किए जाए। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीन के इस फाइटर जेट का मुकाबला भारत का राफेल फाइटर जेट बड़ी आसानी से कर सकता है, लेकिन परेशानी यह है कि भारत के पास राफेल एक सीमित संख्या में है और भारत के पास स्क्वाड्रन की कमी इस समय चल रही है। ऐसे में अगर भारत एडिशनल राफेल भी खरीदता है तो भी भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा ही एडवांटेज रहेगा, क्योंकि चीन के 5th जनरेशन तकनीक पर एक्सपर्ट का ज्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, पाकिस्तानी सेना में अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट आता है तो ये भारत के ऊपर दबाव जरूर बढ़ाएगा। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी 10th जनरेशन JF-17 था, तो इस 5th जनरेशन F-31 को खरीदने की क्या जरूरत थी। अब पता नहीं पाकिस्तानी सेना में आने के बाद हो सकता है कि इसको 20वीं जनरेशन पाकिस्तानी न्यूज चैनल करार ना दे दे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और क्या इससे भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है। अभी तक श्रीलंका के अंदर चीन के जासूसी जहाज आया जाया करते थे, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि भारत की सबमरीन श्रीलंका पहुंच चुकी है, जहां पर श्रीलंका ने
काफी गर्मजोशी से इसका स्वागत किया है। इस सबमरीन का नाम INS साल्की है। INS साल्की एक मजबूत पनडुब्बी है जिसकी लंबाई 64.4 मीटर है और इसमें 40 सदस्य दल है। इसका नेतृत्व कमांडर राहुल पटनायक कर रहे हैं। दौरे के दौरान INS साल्की के कमांडिंग ऑफिसर ने वेस्टर्न नेवल एरिया के कमांडर रियल एडमिरल चिनिंथका कुमार सिंघे से मुलाकात की। इस दौरे पर भारतीय दल को श्रीलंका के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर जाने का मौका भी मिलेगा। वहीं इसके साथ ही श्रीलंका की नौसेना को भारतीय सबमरीन के अंदर जाने का और ये कैसे चलती है और ये कैसे काम करती है ये सब जानने का मौका मिलेगा। भारत और श्रीलंका के मजबूत होते ये संबंध चीन को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि एक समय था जब श्रीलंका चीन के इशारे पर नाचता था, लेकिन अब श्रीलंका चीन से अपना पीछा छुड़ा चुका है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों चीन के लगातार इंडियन ओशन में की जा रही दखलंदाजी को लेकर है। दरअसल चीन के जासूसी जहाज ने भारत के इलाके की जासूसी की है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 03 ने भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंगाल की खाड़ी में हाल ही में एक सर्वेक्षण पूरा किया है। इस जासूसी जहाज ने बीती 13 जुलाई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे से हिंद महासागर में प्रवेश किया था। एक महीने के भीतर इस इलाके में आने वाला ये दूसरा चीनी जहाज था। ये वही समय था जब भारत 2 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किए जाने की तैयारी कर रहा था। स्वतंत्र इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीन के जासूसी जहाज के बारे में जानकारी दी है। क्षेत्र में चीनी जासूसी जहाज की गतिविधि ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। साइमन ने एक्स पर मैप शेयर करके इसके रूट के बारे में बताया है। मैप के रूट के अनुसार जियांग यांग होंग 03 ने 13 जुलाई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के करीब से हिंद महासागर में प्रवेश किया। इसके बाद ये चीनी जहाज 16 जुलाई को श्रीलंका के नीचे पहुंचा। इसके बाद जासूसी जहाज का रुख बंगाल की खाड़ी की तरफ होता है और ये 26 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है। 28 जुलाई की जियांग यांग 03 चेन्नई से सिर्फ 260 नॉटिकल मील की दूरी पर था। वहीं विशाखापट्टनम से ये दूरी 275 नॉटिकल मील थी। इस इलाके में चीनी जासूसी जहाज की मौजूदगी 3 दिनों तक दिखाई थी। आखिरी बार इसे 31 जुलाई को देखा गया। ये चीनी जासूसी जहाज कथित तौर पर मालदीव के लिए जा रहा था। इसी दौरान इसने बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया। इस साल इसने 3 बार मालदीव के जल क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसके पहले इसी साल जनवरी और फिर अप्रैल में मालदीव के विदेश मंत्रालय ने चीनी जहाज को डॉक करने की अनुमति दी थी। भारत ने श्रीलंका और मालदीव दोनों से चीनी जहाज जियांग यांग 03 को अपने बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति देने पर नाराजगी जता चुका है। चीन शोध के नाम पर इसका संचालन करके संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करता है, जिसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। दिसंबर 2023 में श्रीलंका ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को वजह बताते हुए किसी भी देश के शोध जहाज को अपने बंदरगाहों पर डॉक करने की अनुमति देने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से चीनी जहाज इन क्षेत्र में लगातार आ रहे हैं, जबकि भारत कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी है। भारत इनके ऊपर तभी कार्रवाई कर सकता है जब ये भारत के जल क्षेत्र में आए। लेकिन ये जहाज उचित दूरी से ही भारत की मिसाइल परीक्षण और भारत के जल क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करते हैं। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भी दोस्तों चीन से ही निकलकर सामने आ रही है और ये खबर भी भारत के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी तो नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन एक बड़ा डैम बनाने पर काम कर रहा है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस बांध के तैयार होने पर चीन जब चाहे भारत के अंदर बाढ़ ला सकता है और जब चाहे सूखा ला देगा। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ASPI की एक रिपोर्ट में इस खतरे के बारे में जानकारी दी गई है। चीन की योजना ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रो पावर क्षमता के सबसे बड़े केंद्र ग्रेट बैंड पर बांध बनाने की है। यह जगह चीन की तरफ है जहां नदी एक तेज मोड़ लेती है। अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने से पहले इसी जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी एक घाटी में बढ़ते हुए 3000 मीटर नीचे गिरती है। चीन इसे दुनिया का सबसे ताकतवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहता है। इसकी विशालता और इसकी जगह को देखते हुए इसे सुपर डैम भी कहा जा रहा है। प्रस्तावित ग्रेट बैंड डैम का भारत पर बड़ा असर होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे बीजिंग का वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के सीमावर्ती क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण मजबूत हो जाएगा। ये सीमा के भारतीय हिस्से में मानवीय बस्तियां, आर्थिक निर्माण और आर्थिक स्वरूपों को प्रभावित कर सकता है। वहीं से बीजिंग को पानी पर नियंत्रण हासिल होगा, जिसके इस्तेमाल वह सौदेबाजी में भारत पर दबाव बनाने के लिए कर सकता है। भारत और चीन ने साल 2002 में ब्रह्मपुत्र पर अपना पहला डेटा समझौता किया था। इसके तहत चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर
जल विज्ञान संबंधित जानकारी साझा करता है। ये समझौता 5 साल के लिए था, जिसे 2008, 2013 और 2018 में साझा किया गया था। ASPI की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले 2017 में, फिर 2020 में दोनों पक्षों के सैनिकों में झड़प के बाद बीजिंग ने अस्थायी रूप से नई दिल्ली के साथ जल डेटा साझा करना बंद कर दिया था। ये समझौता 2023 में समाप्त हो गया और तब से इसका नवीनीकरण नहीं किया गया है। भारत की तरफ से आधिकारिक बयान के अनुसार समझौता ज्ञापन राजनयिक चैनलों के माध्यम से फिलहाल प्रक्रिया में है। हालांकि ASPI की रिपोर्ट बताती है कि मुख्य बात यह है कि दस्तावेज कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ग्रेट बैंड डैम के बन जाने से नई दिल्ली की सुरक्षा चिंताएं भी है। भारत के पूर्वोत्तर में बाढ़ लाने की चीन की क्षमता LAC तक भारतीय पहुंच के लिए एक खतरा भी है। ASPI की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में ग्रेट बैंड पर एक विशाल बांध का निर्माण का भारत और बांग्लादेश में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर पहले ही कई छोटे बांध का निर्माण कर रखा है, जिनसे वह नदी के जल को नियंत्रित करता है। अब एक नया बांध नदी के जल पर उसका लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर देगा। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हम डेली आपके लिए डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबर आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको ये न्यूज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे डेली वीडियो ऐसी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।